PIQ फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर फॉर्म। कुछ लोग इसे कुंडली कहते हैं, कुछ लोग इसे रिज्यूमे कहते हैं और कुछ लोग इसे सीवी भी कहते हैं। आप इसे किसी भी नाम से बुला लीजिए, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है आपके पूरे एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस में। कुछ बच्चों को इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं होता है, वो इस फॉर्म को बड़े लाइटली तरीके से लेते हैं और फॉर्म को फिल करते टाइम कई सारी गलतियां कर देते हैं। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप किसी प्राइवेट जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देने जाते हैं। आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने आप जब उसे फेस करते हैं, उससे पहले ही जो पर्सन आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपका रिज्यूमे उसके पास पहुंच जाता है। आपके रिज्यूमे के बेस पे ही वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी का एक फ्रेम बना लेता है, रॉ पिक्चर ड्राइंग कर लेता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से, और आपका जो इंटरव्यू होता है वो आपके उसी रिज्यूमे के ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड होता है। यही चीज एसएसबी के अंदर भी होती है और इसीलिए आपका PIQ फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश निरंजनी और मैं आप सभी का एसएसबी मंत्रा सीरीज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। PIQ फॉर्म को फिल करते टाइम बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक कर देते हैं या कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो कि उनके पूरे ओवरऑल एसएसबी इंटरव्यू के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल देती है। देखिए PIQ फॉर्म है क्या? इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जाने से पहले ही आपकी एक पर्सनालिटी, एक रफ स्केच आपकी पर्सनालिटी का उनके सामने आ जाता है आपके PIQ फॉर्म को देखकर ही। बिकॉज इस फॉर्म में आपकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, आपके बर्थ प्लेस से लेके आपके एजुकेशन से लेके आपकी हॉबीज से लेके सारी चीजें इस फॉर्म के अंदर होती है। तो इस फॉर्म को प्रॉपरली फिल करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर में मैं आपको वही बताऊंगा कि PIQ फॉर्म को आपको किस तरीके से प्रॉपरली फिल करना है और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती है जो बच्चे बार बार रिपीट करते हैं और आपको वो चीजें नहीं करनी है। देखिए PIQ फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी का एक रिफ्लेक्शन माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि PIQ फॉर्म को आपको सही तरीके से फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर फॉर्म, जैसे ही आपकी पहले दिन की स्क्रीनिंग हो जाती है, जितने बच्चे स्क्रीनिंग होते हैं उनसे PIQ फॉर्म को फिल करवाया जाता है। PIQ फॉर्म की एक कॉपी जाती है आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास, एक जाती है साइकोलॉजिस्ट के पास और GTO के पास भी आपकी एक कॉपी जाती है। तो सोचिए आपके इन तीनों ऑफिसर्स के सामने अपीयर होने से पहले ही आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इनके पास इस PIQ फॉर्म के जरिए ही जाती है और इस फॉर्म को देखकर वो आपकी एक रफ इमेज अपने माइंड में बना लेते हैं कि सामने वाला जो कैंडिडेट है उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। तो दैट्स व्हाई ये PIQ फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर, दैट मींस आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपके लगभग 50 to 60% क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके PIQ फॉर्म के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। जी हां, बिकॉज इन्हीं से आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। तो इस फॉर्म को फिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक सही तरीके से फिल करना यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि PIQ फॉर्म को फिल करते टाइम कहीं आप वो मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण एसएसबी के अंदर आपका स्कोर कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। दैट्स व्हाई आज हम एक प्रॉपर एक सैंपल PIQ फॉर्म देखते हैं, उसमें आपको क्या फिल करना है, क्या फिल नहीं करना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, ये सारी चीजें भी हम इस PIQ फॉर्म के अंदर देखते हैं। आपका जो PIQ फॉर्म होता है वो 2 पेजेस का होता है। ये पहला पेज है इसका। चलिए इस पेज को डिटेल में देखते हैं कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से फिल करनी है। इससे पहले एक बात याद रखिएगा, PIQ फॉर्म देने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। जो भी JCO वहां पर होंगे, जूनियर ऑफिसर्स होंगे, वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे PIQ फॉर्म को फिल करने के। इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कई बार कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जो थोड़े से स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस के होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, कई बार यह कह दिया जाता है कि पूरा PIQ फॉर्म कैपिटल लेटर्स में भरना है, पूरे PIQ फॉर्म को इस पर्टिकुलर कलर के पेन से फिल करना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान से सुनना पड़ेंगे वहां पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। PIQ फॉर्म में सबसे पहले यहां पर लिखा लाता है, ऊपर में लिखा है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी और इस साइड में आपको मिलता है आपका OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपकी जो भी OIR का स्कोर होगा, जो भी आपकी रेटिंग रही होगी, वो ऑफिशियल्स के थ्रू यहां पर फिल की जाएगी। तो ये वाले पोर्शन को आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए। अब नीचे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सिलेक्शन बोर्ड, नंबर एंड प्लेस। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं 21 SSB भोपाल के अंदर, तो आपको इस तरीके से कुछ इसे लिखना है कि 21 SSB भोपाल। नेक्स्ट आपका बैच नंबर हो जाएगा
जब आप एसएसबी के लिए जाते हैं तो आपको बैच नंबर जो है वो बता दिया जाता है वहां पर, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, जो भी बैच नंबर होगा वो वहां पर आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका चेस्ट नंबर। देखिए आप जब एसएसबी के लिए अपीयर होते हैं तो स्क्रीनिंग के टाइम पे आपका चेस्ट नंबर अलग होता है, जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तो आपको दूसरा चेस्ट नंबर दिया जाता है, तो वहां पर आपको ये नया वाला चेस्ट नंबर लिखना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पुराना मत लिख दीजिएगा, नया वाला चेस्ट नंबर यहां पर आपको लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूपीएससी या अदर रोल नंबर। जी हां, अगर आप ऑब्वियसली आप एनडीए एंट्री से जा रहे हैं तो एनडीए का जो आपका रोल नंबर होगा यूपीएससी का, उस रोल नंबर को यहां पर आपको प्रॉपरली लिखना है। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूं एक बार इस पीआईक्यू फॉर्म को फिल करने की प्रैक्टिस कर लेना। आपके बारे में ही सारे इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो यहां पर किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको गलत फिल नहीं करना है, या फिल करते टाइम कुछ दूसरी चीजें नहीं करना है। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आपका आता है नेम इन कैपिटल लेटर। साफ साफ लिखा है कि कैपिटल के अंदर कैपिटल लेटर्स में आपको अपना नाम लिखना है। अज इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10वीं के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है आपको वही लिखना है, और स्पेसिफिक बोला गया है कैपिटल लेटर्स में। कई बार गलती क्या होती है, जैसे एग्जांपल के मैं बात करूं कि अगर मेरा नाम मैं लिख रहा हूं तो मैं कैपिटल पी तो लिख दूंगा कैपिटल में, फिर लिखूंगा RATHMESH। इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने पहला वर्ड तो कैपिटल लिख दिया बट बाद में कर दिए गड़बड़। ये नहीं करना है, स्पेसिफिकली लिखा है कि पूरे जो नाम है आपका उसको कैपिटल में ही लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, मान लीजिए कि किसी पॉइंट को या किसी वर्ड को आपने गलत लिख दिया, वैसे गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके जाने से पहले या आपसे मिलने से पहले इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास आपका पीआईक्यू फॉर्म चला जाता है। अब आप सोचिए कि आपके पीआईक्यू फॉर्म में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में ही आप गड़बड़ कर रहे हैं, आपने काटापीटी कर दी है, वो नीट और क्लीन नहीं है, तो आपका इमेज किस तरीके बनता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पीआईक्यू फॉर्म के ऊपर ही पूरा आपकी इमेज टिकी होगी, बट ये भी एक फैक्टर है जो मेजर रोल प्ले करेगा वहां पर। तो कहीं भी गलती करने की गुंजाइश नहीं करनी है, क्योंकि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये आप ही की इंफॉर्मेशन है, ये किसी और की इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप कहीं कुछ गलत लिख दें। तो दैट्स व्हाई इस फॉर्म को नीट एंड क्लीन रखना, एक ही बार में प्रॉपर इंफॉर्मेशन फिल करना जरूरी है। अब क्या है, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है, अब आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे उनका कट करने का तरीका ये होता है वो पूरा सर्कल कर देंगे। कट ऐसे नहीं किया जाता है। अगर गलती हो भी गई, एक तरीका होता है कि आप सिर्फ एक छोटी सी लाइन खींच दें और उसके बाद अपना पॉइंट आगे लिख दें। तो आपको इस तरीके को फॉलो करना है, ना कि पूरा आपने कट कर दिया। जितना नीट एंड क्लीन आपका पीआईक्यू फॉर्म होता है उतनी ही अच्छी इमेज बनने के चांसेस होते हैं। प्रॉपरली आपको लिखना है। दूसरी चीज होती है हैंडराइटिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हैंडराइटिंग आपकी बहुत सुंदर होना चाहिए, बट एटलीस्ट ऐसी हैंडराइटिंग में लिखना है कि आपका जो आपने चीजें लिखी है वो असेसर को समझ में आ जाए कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर को समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। कई बार छोटे छोटे वर्ड्स में मिस्टेक हो जाती है, कई बार मिस्टेक कर देते हैं, लाइक सी और ई को एक जैसा बना देंगे। तो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। प्रॉपरली दिखना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, प्रॉपर वहां पर लिखना चाहिए। अब सेकंड जो कॉलम आता है, यहां पर आपको लिखना है अपने फादर का नेम। फादर के नेम के आगे आप टाइटल लगा सकते हैं। जी हाँ, आप चाहें तो श्री लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर मना नहीं है। अगर आपके फादर आर्मी के अंदर सर्व कर रहे हैं, लाइक कर्नल अगर है तो आप कर्नल लगा सकते हैं। अगर रिटायर्ड है तो आप नाम के बाद लिख सकते हैं कि कर्नल दैट, और उसके बाद ब्रैकेट में आप रिटायर्ड लिख सकते हैं। डॉक्टर है तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं। तो टाइटल आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर उसकी मनाही नहीं है। और मैं तो चाहूंगा कि आप लोग एटलीस्ट, अगर कोई दूसरा टाइटल नहीं है तो श्री यहां पर एटलीस्ट आपको लगाना है। यू आर पेइंग रिस्पेक्ट टू योर फादर। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला जो कॉलम होता है, इसमें 3 पॉइंट्स पूछे जाते हैं और तीनों के अंदर ही आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, बट तीनों का मतलब यहां पर अलग अलग है। चलिए मैं बताता हूं, तीनों पहले पढ़ लेते। पहले मैं कह रहे हैं अधिकांश समय आवास का स्थान, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। इसके बाद होता है आपका प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। फिर आता है आपका प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस और विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। और लास्ट में लिखा होता है कि वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट। अब देखिए यहां पर क्या होता है, तीनों कॉलम में आपका एड्रेस मांगा जा रहा है। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब में, अब होता है कि ट्रांसफर उनका होता रहता है, कभी 5 साल में, कभी 6 साल में, कभी 7 साल में, कभी 8 साल में। दैट्स व्हाई यहां पर तीनों कॉलम दिए गए। और एक बात मेरी याद रखिएगा, इसी तीनों कॉलम के अंदर से एक क्वेश्चन बनेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू में। जी हां,
आपके प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से उठकर आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से फिल करिएगा। यहां पर क्या है, जैसे सबसे पहले लिखा है कि प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंट। मान लीजिए कि आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में आर्मी में है मान लेते हैं, और वो किसी जगह 3 साल रहे हैं, फिर 4 साल, फिर 5 साल, फिर 6 साल, और आप भी उनके साथ जाते रहे। तो जिस प्लेस पे आप सबसे ज्यादा रहे हैं, जिसमें आपका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा रहा है, वो वाला प्लेस आपको यहां पर लिखना है, और साथ ही साथ आपको लिखना है अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन। जी हां, अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन, कि जो एरिया आप बता रहे हैं जहां पर आप रहे हैं उसकी अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी अभी से तैयारी कर लीजिएगा। जिस भी प्लेस के अंदर आप सबसे ज्यादा रहे उसका अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन आपको पता होना चाहिए। अप्रोक्स की बात करें, एग्जैक्ट नहीं पूछा जा रहा है। अप्रोक्स और एग्जैक्ट में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। ये क्या देखना चाह रहे हैं कि आप जिस शहर में रहते थे आपको उसका नॉलेज कितना है, ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझिएगा, आपकी अलर्टनेस को वो चेक करना चाह रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ये पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है वर्तमान आवास का स्थान, या दैट मींस प्लेस ऑफ बर्थ। अभी का, सॉरी, प्रेजेंट रेसिडेंस आपका क्या है उसकी बात करके, अभी आप कहां पर हैं, अभी आप अपने पेरेंट्स के साथ कहां पर रहते हैं, तो यहां पर सिंपल सा आपको वही लिख दे रहा है जहां पर आप अभी रहते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा स्थायी आवास का स्थान, दैट मींस परमानेंट रेसिडेंस क्या है। जैसे मान लीजिए आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बट अभी आपके माता पिता जॉब के कारण बाहर रहते हैं, मुंबई में रह रहे हैं, दिल्ली में रहे हैं, तो यहां पर आपको परमानेंट आपका जो एड्रेस है बिहार का, ये वहां पर आपको लिखना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब एक चीज यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अगर तीनों ही एड्रेस आपके सेम है, तीनों ही एड्रेस अगर आपके सेम है, तो आपको सेम एज अबव करके नहीं लिखना है। आप तीनों बार उसी एड्रेस को लिखिएगा, बट सेम एज अबव करके ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है। प्रॉपरली आपको दिया गया एड्रेस क्या है, तो प्रॉपरली आप इस एड्रेस को यहां पर फिल करिएगा। और एक पॉइंट होता है कि वह जिला मुख्यालय है अथवा नहीं, वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट। अगर आप किसी विलेज के अंदर रहते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर नहीं आएगा। मान लीजिए कि अगर आप इंदौर में रहते हैं तो हाँ, वो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर आ जाएगा, बट अगर आप किसी विलेज के अंदर रह रहे हैं तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं आता है, तो यहां पर नो लिखिएगा। अभी आपसे पूछा क्यों जा रहा है, देखिए बेसिकली इसलिए पूछा जाता है कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी थी आगे बढ़ने की। अगर आप किसी शहर में हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है आगे बढ़ने की, बट अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं, किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम थी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, तो इस पॉइंट को आपको क्लियरली यहां पर लिखना है। अपनी राइटिंग को नीट एंड क्लीन रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां भी आप रह रहे हैं उसकी अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन अभी से देख लीजिए। जी हां, क्योंकि आपको मेंशन करनी पड़ेगी, आपकी अवेयरनेस चेक की जाती है ना, कि जहां आप रह रहे हैं वहां की एटलीस्ट आपको पॉपुलेशन तो पता हो। नेक्स्ट पॉइंट फिर यहां पर आता है, ये आता है आपका फिल इन द डिटेल्स। इसमें आ जाएगा राज्य और जिला, जिस स्टेट और जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रहते हैं उसी को आपको फिल करना है। रिलीजन आपको फिल करना है। दूसरा है अनुचित जाति जनजाति यदि है, वेदर एससी एसटी और ओबीसी। अब यहां पर अगर आप एसटी एससी और ओबीसी से बिलोंग ही नहीं करते हैं, अगर आप एसटी से बिलोंग करते तो एसटी लिखेंगे, एससी से बिलोंग करते तो एससी लिखेंगे, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी लिखेंगे। बट अगर आप इसमें से किसी से भी बिलोंग नहीं करते हैं तो जनरल नहीं लिखना है। हाँ जी, जनरल आपको नहीं लिखना है। आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, एनए लिख सकते हैं, बट जनरल यहां पर नहीं लिखना है क्योंकि यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है आपकी मदर टंग क्या होनी चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का ही होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका आता है मैरिड सिंगल विडोवर, तो ऑब्वियसली आप सिंगल ही है बिकॉज एनडी एंट्री से आप जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है जिसको लेकर काफी सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या माता पिता जीवित है। देखिए यहां पर पेरेंट्स की बात की जा रही है। पेरेंट्स का मतलब यहां पर है, यहां पर आपके माता और पिता दोनों की बात कर रहे हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली माता या पिता में से किसी की भी डेथ हो गई है तो आपको यहां पर ये नहीं लिखना है, आपको यहां पर लिखना है नो। आपको नो ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है कि पेरेंट्स अलाइव है, पेरेंट्स में दोनों आते हैं, माता और पिता दोनों आ रहे हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर एक की भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई तो आपको यहां नो ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, यदि जीवित नहीं है तो माता पिता की मृत्यु के समय आपकी आयु, इफ नॉट अलाइव योर एज एट द टाइम ऑफ मदर्स फादर्स डेथ। मान लीजिए कि किसी बच्चे की मृत्यु, किसी बच्चे के फादर की डेथ हो गई थी,
उसकी फादर की डेथ के समय उस बच्चे की जो एज थी वो थी 15 ईयर्स। तो यहां पर आपको प्रॉपरली मेंशन करना होगा कि आपकी एज उस समय पे कितनी थी, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मत लगाइएगा, आपको पता होना चाहिए इन सारी चीजों को, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो एक एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट आपकी एज यहां पर आपको पता होनी चाहिए, और यहां पर आपको याद रखिएगा। अब इसके बाद एक चीज आती है कि माता पिता, साक्षर और भाई बहन के व्यवसाय आय जो भी लागू हो, उनके ऑक्यूपेशन और उनके नाम के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। बेसिकली यहां पर यह जानना चाहते हैं कि आप किस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा है या आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जानने के लिए इसे यहां पर रखा गया। सबसे पहले यहां पर आपको विवरण करना है। सबसे पहले फादर की शिक्षा आपको लिखनी। अब देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, शिक्षा लिखनी है तो यहां पर बच्चा लिख देता है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। ये आपको नहीं लिखना है, आपको प्रॉपरली उनकी एजुकेशन लिखनी कि अगर फादर ने आपके बीकॉम किया है तो यहां पर आप लिखिए बीकॉम, ठीक है। अगर मदर ने यहां पर 12th पास किया है तो यहां पर लिखिए आप 12th। इस तरीके से प्रॉपरली आपको यहां पर एजुकेशन लिखनी है। अगर आपका कोई बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, उन्होंने एमबीए होल्ड किया है तो लिखिए आप एमबीए। इस तरीके से यहां पर आपको उनकी प्रॉपरली एजुकेशन लिखनी है। एजुकेशन के बाद उनका जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन आपको यहां पर लिखना है। ऑक्यूपेशन मतलब अभी वो क्या कर रहे हैं। मान लीजिए फादर जो है वो अकाउंटेंट है तो यहां पर अकाउंटेंट आपको लिखना है। आ रही बात समझ में। आपके जो ब्रदर है वो मैनेजर है तो यहां पर उनकी पोस्ट ऑक्यूपेशन लिखिएगा मैनेजर। इस तरीके से प्रॉपरली आपको इस फॉर्म को फिल करना है। और इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मासिक आय। ये आपकी इनकम पूछ रहे हैं पर मंथ की। जी हां, बच्चे कई गलती कर देता है बच्चा की पर मंथ की जगह वो ईयरली इनकम बता देता है। ईयरली नहीं पूछ रहे हैं आपसे, वो मंथली इनकम पूछ रहे हैं, इनकम पर मंथ। तो यहां पर जो भी मंथली इनकम है वो यहां पर आपको लिखना है। अब देखिए यहां पर एक चीज आती है, जब भी आप ये इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं कुछ भी गलत मत लिखिएगा, कुछ भी गलत मत लिखिएगा। जो भी चीजें हैं वो रियल आप यहां पर लिखिए। कई बार बच्चा मिस्टेक ये करता है कि अपना इंप्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ गलत इंफॉर्मेशन यहां पर लिख देता है, आगे आपके ऊपर ही इस चीज का साइड इफेक्ट होता है। तो इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए और क्लियर इंफॉर्मेशन यहां पर आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर अगर हम बात करते हैं, इसके बाद आपकी आती है एजुकेशन रिकॉर्ड्स की बात कर रही है। अब ये आपके बारे में पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपने 10th कहां से किया है, जिस स्कूल से आपने किया है उसका नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, जिस ईयर आपको डिग्री मिल गई है, दैट मीन जिस ईयर आपने कंप्लीट करने के बाद आपका रिजल्ट आ गया था वो वाला ईयर आप यहां पर लिखिएगा। आपके जितने भी परसेंटेज रहे हैं वो परसेंट आपको लिखना है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम आता है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम का क्या मतलब है? शिक्षा का माध्यम है कि आपका मीडियम क्या रहा था स्कूलिंग के अंदर, इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था, आपको यहां पर उसी मीडियम को फिल करना है। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका आता है छात्रावासी, दिन छात्र। छात्रावासी आप समझते, बोर्डर स्टूडेंट, दैट मीन्स अगर आप हॉस्टल में रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल में रहे हैं तो यहां पर आपको वो लिखना है। और अगर आप डे स्कॉलर रहे हैं, डे स्कॉलर का मतलब आप सुबह स्कूल जाते थे और वापस स्कूल से वापस आ जाते थे, घर के पास ही स्कूल था, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पर फिल करना है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, वो आपसे आपकी कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पूछ रहे हैं, सिंपल सी अचीवमेंट नहीं पूछ रहे हैं। और अचीवमेंट किसमें पूछ रहे हैं? आपकी एकेडमिक्स के अंदर यहां पर आपकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पूछ रहे हैं। मान लीजिए कि आपने जो 10th के अंदर आपने स्टेट टॉप किया था तो यहां पर लिख सकते हैं स्टेट टॉपर। आपने यूनिवर्सिटी में अगर टॉप किया है ग्रेजुएशन के अंदर तो आप यहां पर लिखिएगा यूनिवर्सिटी टॉपर। तो आपकी जो भी अचीवमेंट है वो यहां पर लिखिए। बट अगेन मैं एक सिंपल सी एक बात है, अगेन मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, डोंट बी फेक। जो बात सही है वही लिखिएगा और कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, आपको छुपाना भी नहीं और एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना है। जो बात सही है बेटा आपको प्रॉपरली उसी पॉइंट को यहां पर बताना है, इंडिकेट करना है और लिखना है। तो ये होता है आपका पहला पेज। उसके बाद ये दूसरा पेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज इसी पेज के अंदर आपकी हॉबीज के बारे में पूछा जाएगा। आपने अगर कोई गेम्स में पार्ट लिया था, किसी स्पोर्ट्स में पार्ट लिया था, आपका कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट था तो उसके बारे में यहां पर पूछा जाता है। चलिए इसको भी डिटेल में करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपकी पूछी जाएगी आयु वर्ष और माह में, एज ईयर्स एंड मंथ। मान लीजिए आप 16 साल, ठीक है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी ईयर क्या है, 16 साल और 4 महीने के हो गए, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 16 ईयर्स
और यहां पर लिखेंगे आप 4 मंथ्स। इस तरीके से आपको प्रॉपरली यहां पर चीजों को लिखना है। अब देखिए यहां पर मैंने जब लिखा है तो यहां पर मैंने दो गलती करी है। एक गलती कि मैंने बीच से चीजों को स्टार्ट किया है और दूसरी गलती मैंने एक कट लगा दिया है। ठीक है, ये समझाने के लिए चीज है, आपको इस तरीके की मिस्टेक नहीं करनी है। जब भी आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है, लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट कीजिएगा। जी हां, इस बात को याद रखिए, लेफ्ट कॉर्नर से आप इस चीज को स्टार्ट कीजिएगा। जैसे अगर आप लिख रहे हैं यहां पर 16 ईयर्स तो यहां से लिखिएगा 16 ईयर्स और इसके बाद 4 मंथ्स। इस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद आपकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, उसे मीटर में आपको बताना होगा। तो अभी से आपकी जो भी हाइट है आपको सीएमएस के अंदर अगर पता है, फीट के अंदर पता है, उसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, आपका वेट आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल चीजें, आपको पता होना चाहिए कि मेरी हाइट क्या है, मेरा वेट क्या है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट अपने बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन यहां पर है ही। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल इनकम, मंथली इनकम इफ एनी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आपको यहां पर वो लिखना है, और आपकी मंथली इनकम अगर कुछ होती है तो उस इनकम को यहां पर लिखना है। बट अभी आप जैसे एनडीए के स्टूडेंट्स हैं, आपने एनडीए दिया है, तो ऑब्वियसली आपकी कोई पर्सनल यहां पर कोई जॉब होगी नहीं। बट हाँ, कुछ बच्चे अगर ये करते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, घर पे पढ़ाने जाते हैं, होम ट्यूटर हैं, इस पॉइंट को भी आप मेंशन कीजिएगा, बिकॉज इससे भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है और एक आपकी एक पॉजिटिव इमेज शो करता है कि इस एज के अंदर भी आप जो है वो कुछ काम कर रहे हैं और काम करके मनी को अर्न कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है लाइफ की, वो सारी की सारी इस पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी से यहां पर क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये उनके लिए कॉलम होता है जिन्होंने एनसीसी के अंदर ट्रेनिंग ली है। जी हाँ, एनसीसी के अंदर अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो आपको यहां पर लिखना है सबसे पहले टोटल ट्रेनिंग की, आपकी ट्रेनिंग कितने साल की थी, 4 साल की थी, 3 साल की थी, आपको वो लिखना है। नेक्स्ट आपका विंग आता है कि आप किससे थे, आर्मी से थे, आप एयरफोर्स से थे या नेवी से थे, किस विंग से आप थे, वो आपको लिखना है। डिवीजन आपको यहां पर लिखना है कि आपका डिवीजन क्या था। नेक्स्ट आपको लिखना है कि प्राप्त प्रमाण पत्र, कि आपने कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास, सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट है यहां पर वो आपको यहां पर लिखना है प्रॉपरली। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, अब नेक्स्ट इसका जो दूसरा पेज होता है, यहां पर आपसे पूछा जाता है खेल कूद में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये बड़ा मेजर है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इससे देखा जा रहा है कि आप कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। अब इस पॉइंट पे कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर मैंने कभी कोई स्पोर्ट्स खेला नहीं है। क्या अगर मैंने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है और मेरा पीआईक्यू फॉर्म में मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं लिख रहा हूं, मेरी कोई मेजर अचीवमेंट भी नहीं रही है, तो क्या मेरी पर्सनालिटी वीक मानी जाएगी? क्या ऐसा माना जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सारे बच्चों को वही अपॉर्चुनिटी मिले जो दूसरे बच्चों को मिली थी। मान लीजिए कि आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, आप गांव के एक छोटे स्कूल में पढ़े, अब आपको इतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाई कि आप स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। सो दैट्स वाई ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इस मिसकंसेप्शन को अपने माइंड से निकाल देना कि मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है तो क्या ये मान लिया जाएगा कि मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने एनडी एग्जाम क्लियर किया है, इतनी परेशानी के बाद भी, ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है यहां पर। तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं मन से कुछ लिख दूं या मैं अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा फेक बना दूं। देखिए, इंटरव्यूइंग ऑफिसर इसी में से कोई ऐसा क्वेश्चन कर लेगा, आप कितना भी रट के चले जाइए, ठीक है, कितना भी रट लीजिए, कितना भी फेक बन जाइए, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको पहचान ही लेगा। असेसर असेस कर लेगा कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो बी नेचुरल, जो भी आपका रियल में अचीवमेंट है आपको सिर्फ और सिर्फ वही अचीवमेंट को यहां पर लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। अब नॉर्मली क्या है, मान लीजिए कि आपने कौन सा स्पोर्ट्स खेला है, अगर 3 स्पोर्ट्स आपने खेले तो आप प्लीज उसे नंबरिंग डालिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी स्पोर्ट्स आपने खेले हैं वो आपको लिखना है। अब पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, मान लीजिए 2007 से लेके 8 तक आपने क्रिकेट खेला है, उसके बाद 2010 से लेके 12 तक आपने जो है वो फुटबॉल खेला है। तो इस तरीके से आपको यहां पर क्या करना है, उसका ड्यूरेशन का पीरियड डालना है, ठीक है, कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक आपने खेला है। बट मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले का पॉइंट सबसे पहले लिखिएगा और बाद की ईयर्स को सबसे लास्ट में लिखिएगा। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ये चीज भी बहुत सही होती है।
बट आपको नंबरिंग जरूर करना है, 1 2 3 4 इस तरीके से लिखिएगा। अगर आपने कहीं रिप्रेजेंट किया है अपने कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, स्कूल को, कहीं पर भी, तो आपको ये लिखना है। और इसके बाद आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन एनी, लाइक अगर आप कहते हैं कि मैंने क्रिकेट के अंदर जो है मैंने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और इंटर कॉलेज चैंपियनशिप हमने जीती है, तो यहां पर आप उससे लिखिएगा। अब याद रखिएगा, अगर आप इतनी बड़ी अचीवमेंट लिखते हैं तो इसके ऊपर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बनेगा ही। जी हां, इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन बनेगा ही। तो डोंट बी फेक, जो भी आप लिख रहे हैं प्रॉपरली उसकी इंफॉर्मेशन रख के जाइएगा। आप क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आपने जीती है कोई चीज, आपने अपनी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, तो क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रख के जाना, क्योंकि इंटरव्यू में उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं यहां पर बात करूं कि आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट यहां पर लिखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। जो भी हॉबी आप लिखिए, जो भी आपका इंटरेस्ट आप लिखिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसी कोई भी हॉबी मत लिख दीजिएगा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। जैसे कॉमन सी बात कर ली जाए, कुछ बच्चे 1 बुक या 2 बुक उन्होंने लाइफ में पढ़ी है और हॉबी लिख देते हैं रीडिंग मेरी हॉबी है। अब देखिए, अगर आपने इस तरह की हॉबी लिखी तो ऑब्वियसली पर्सनल इंफॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं कि आपकी जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे आपकी इसी हॉबी पे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब भी आप हॉबी को लिख रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट को मेंशन कर रहे हैं यहां पर, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिसके बारे में आपको रियलिटी में नॉलेज भी है। देखिए, जरूरी नहीं होता है कि हर हॉबी के बारे में आपको बहुत डीपली नॉलेज है, बट हाँ, अगर आप हॉबी लिख रहे हो तो अभी टाइम है आपके पास, थोड़ा सा उस हॉबी के बारे में नॉलेज गेन कर लीगा। और एक बात मेरी याद रखिएगा, जो भी लिखो, मैं बार बार इस पॉइंट को बोल रहा हूं, डोंट बी फेक। जो भी है साफ साफ लिखिए और जो सच्चाई है वही लिखिएगा, वो आपकी पर्सनालिटी को ही देखना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहां पर बात की जाए कि पाठ्य विषयेतर समूह कार्यक्रम भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, लाइक डांसिंग में पार्टिसिपेट किया है, डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बाद अब यहां पर वो सारे लिख देंगे कि लाइक फर्स्ट में आपने डांसिंग में पार्टिसिपेट किया था, डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया है, डिबेट के अलावा अगर मैं बात करूं तो आपने कह सकते हैं सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया है, कब से कब तक आपने पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद अगर आपने कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हो तो लाइक डिबेट के अंदर आपने जो है इंटर कॉलेज चैंपियनशिप जीती है या इंटर स्कूल चैंपियनशिप जीती है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली मेंशन करने हैं। बट गलत मत लिखना, ऐसी बात मत लिखना जो तुमने करी नहीं है, क्योंकि उसका नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब यहां पर। नेक्स्ट यहां पर है कि नेशनल कैडेट कॉर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर्स हेल्ड इन एनसीसी, स्काउटिंग, स्पोर्ट टीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप एंड अदर फील्ड्स। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जब आप एनसीसी में थे, स्काउटिंग में थे, स्पोर्ट्स टीम में थे, लाइक अगर आप यहां पर लिख देते कि आप अपनी यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिख सकते हैं कि आप कैप्टन थे, या आप लिख सकते हैं कि आप अपने स्कूल की टीम जो है, उस स्कूल की टीम के आप कैप्टन रहे हैं फुटबॉल के, तो वो आपको यहां पर लिखना है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और आपके पास कोई कह सकते हैं कि एक ऐसी पोस्ट थी जो आपकी काइंड ऑफ अचीवमेंट है, तो यहां आपको उसे छुपाना नहीं है, आपको लिखना है प्रॉपरली। तो इस पॉइंट में वो सारी चीजें आती है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कमीशन, चॉइस ऑफ सर्विस। देखिए, अब आपके लिए ये वाला जो पॉइंट आता है नेचर ऑफ कमीशन, ऑब्वियसली आप एनडीए के थ्रू ही जा रहे हैं, तो आपका नेचर ऑफ कमीशन हो जाएगा परमानेंट। चॉइस ऑफ सर्विस आपकी जो भी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी आपका चॉइस ऑफ सर्विस है वो यहां पर आपको फिल करना होता है। तीनों सेवाओं में कमीशन के लिए कितने मौके ले चुके हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अभी तक कितने एसएसबी दे चुके हैं? अगर 2 है तो 2 लिखिए, 4 है तो 4 लिखिए, 10 है तो 10 लिखिए, बट डोंट बी फेक, छुपाइए मत इस चीज को, ठीक है? क्योंकि कई बार बच्चा सोचता है कि मैं रिपीटर हूं तो मेरा जो इंप्रेशन है वो गलत पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखा जाता है कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, 2 बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अगर वापस आए तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट कितना हुआ है। देखिए, फौज में कहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि रेस को पहले पूरा किया जाए, जो रेस को पूरा करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जरूरी नहीं है कि किसी आदमी में 2 दिन में 100% इंप्रूवमेंट हो जाए, बट हाँ, इंप्रूवमेंट होना जरूरी है, भले ही वो 0.001% भी हो रहा है तो भी इट्स इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जितने भी आपके अटेम्प्ट्स हैं
प्रॉपरली आपको यहां पर मेंशन करना है। और उसके बाद आपको डिटेल्स लिखनी के पहला अटेम्प्ट आपका कब था, दूसरा किसके लिए था, तीसरा किसके लिए था। मान लीजिए कि पहला अटेम्प्ट आपका था एनडीए के लिए, आपका एसएसबी बोर्ड कौन सा था, किस डेट को था, आपका चेस्ट नंबर और बेस्ट नंबर यहां पर कौन सा था। तो ये डिटेल्स आपको यहां पर फिल करनी है, इस पॉइंट को समझिएगा। तो ये आपका जो पूरा फॉर्म होता है बेटा, ये होता है आपका PIQ फॉर्म, जो मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको फिल करना है। आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन, फेक बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी कुछ ऐसी चीज नहीं लिखनी है जो कि हमने अचीव करी नहीं। क्योंकि बच्चा गलती करता है, अपने आप को बड़ा बताने के लिए वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लिख देता है जिसका इससे कोई लेना देना था ही नहीं। उस चीज से आपको बचना है, क्लियर है। और PIQ फॉर्म को फिल करने की प्रैक्टिस सभी से कर लीजिए। जो जो इंफॉर्मेशन मांगी है उसमें, जैसे अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन आपके एरिया की, आपकी हॉबीज के बारे में बात की जा रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसे कलेक्ट कीजिए और उसे याद रख लीजिएगा। तो PIQ फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। SSB के अंदर भी आपकी पूरा इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो उसमें से लगभग 80% इंटरव्यू आपका PIQ फॉर्म के ऊपर ही बेस यहां पर रहेगा। और आपका एक रफ फ्रेम वहां पर बना लिया जाता है असेसर के द्वारा आपके PIQ फॉर्म को देख के ही। चलिए, SSB मंत्रा की सीरीज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।